हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो हिंदी के विकास को लेकर या हिंदी के परिचय को लेकर है, क्योंकि आगामी एग्ज़ामों को नज़र में रखकर हिंदी की वीडियो बनाने का एक वर्चस्व है, जिससे कि हम सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि इस माध्यम से हिंदी के प्रैक्टिस व रिवीजन करने में जो है आपको पूरी अच्छी तरीके से सावधानी बरतनी होगी, और इसलिए क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो उपलब्ध की जा रही है। जैसे आगामी एग्ज़ाम आपके लेखपाल के हैं और प्लस वीडियो के एग्ज़ाम जो हैं उनके चलते हुए हम ये हिंदी का क्विक रिवीजन पर एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि आपके ऐसे दोस्त जो इस चीज़ से वंचित हैं उनको भी ये अच्छी तरीके से हेल्पफुल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के ऊपर अगर हम नज़र मारें तो ये काफ़ी प्राचीन है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में विकास के अनुरूप अगर हिंदी भाषा का विकास देखें, संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व अपभट्ट से होते हुए हिंदी और हिंदोत्तर काल का उदय हुआ है। वर्तमान में अगर विभिन्न बोलियों के समावेश से हिंदुस्तानी भाषा के रूप में यह प्रचलित है। विश्व में लगभग 6000 भाषाएं हैं, जिसमें एक हिंदी है जिसका आकार वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिसमें हिंदी का विकास या हिंदी का जिसका आकार वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। भारत में हिंदी आर्यों की देन है, जो भारत, यूरोप की उपशाखा ईरान से आए थे। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था, और मध्य एशिया जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ईरान को हम वर्तमान ईरान को मध्य एशिया के रूप से जानते हैं। जिन्होंने भाषा के भरोपीय परिवार से, यानी कि हमें कितने परिवार दिए, 4 भरोपीय परिवार दिए। ठीक, इसमें अगर सबसे बड़ी बात देखें तो वो कौन सा है, भरोपीय परिवार। ठीक है, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर हम भारत में देखें तो 73% जो भाग है बोली का, हिंदी भाषा का, वो किस पर है, भरोपीय परिवार का, जो आर्यों की देन है। और कहाँ पर रहते थे, मध्य एशिया। और मध्य एशिया कहाँ पड़ती है, अफगानिस्तान और ईरान में। अगर हम दूसरे नंबर पर परिवार देखें तो वो है आपका द्रविड़ परिवार, जो कितने प्रतिशत, 25% एरिया को कवर करता है, जिसमें दक्षिण भारत, अरब द्वीप और अंडमान निकोबार जो है कुछ एरिया, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो ऑस्ट्रिक परिवार, जो मध्य भारत में आता है, और इसका जो एरिया है वो है 13%। अगर चौथे की अगर हम बात करें तो ये आपका 7% एरिया है, 7% एरिया है, जो कि इस पर कवर करता है चीनी तिब्बती, यानी कि इसे रियो परिवार भी कहा जाता है। और चीनी सीमा पर इसी जो तिब्बत क्षेत्र है उसको यहाँ से आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं हम इसको। भरोपीय परिवार। भारत के अंदर सर्वाधिक भाषाओं के रूप में से प्रयोग आने वाले परिवार को हम भरोपीय परिवार कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाषा के विकास का वर्गीकरण या वर्गीकृत किया गया है। ठीक, भरोपीय परिवार को कैटेगराइज किया गया है। अगर हम भरोपीय परिवार की बात करें तो एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी अगर हम बात करें तो आधुनिक कालीन या आधुनिक आर्य भाषा। अब देखिए, इसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये आर्यों की देन थी, इसलिए प्राचीन जो शुरू में आर्यों ने प्रयोग की उसे हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा। फिर अगर जो मध्यकाल, मिडिवल काल में जो आए तो उसमें हम कह सकते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आधुनिक आर्य भाषा। अगर हम इनके कालक्रम की बात करें तो 1500 BC से लेकर 500 BC तक। देखिए, एक बात आपको यहाँ नोट कर लेनी है कि वर्तमान में जो है BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम दूसरे में देखें मध्यकालीन का कालक्रम तो 500 BC से लेकर ये 1000 ईस्वी, यानी कि जिसे हम AD कहते हैं। AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो 1000 AD से लेकर अब तक का जो काल है वो हमारा किसका आता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। चलिए एक एक करके कैटेगराइज करके इनके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन आर्य भाषा,
ये वैदिक संस्कृति, इनमें दो प्रकार से संस्कृत का प्रचलन हुआ। एक तो हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृत और दूसरा कह सकते हैं लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत का कालक्रम देखें तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। अगर हम इसमें बात करते हैं तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ऐसे व्यक्तियों ने इसमें अपना सहयोग दिया है। ठीक है। लौकिक जो लोक की भाषा थी, देखिए इसमें थोड़ा अंतर समझ लीजिए। वैदिक संस्कृत जो होती थी वो होती थी जो वेदों में प्रयोग की जाती थी, यानी कि वेद में प्रयोग की जाती थी। जबकि अगर हम यहाँ बात करके देखें तो लौकिक संस्कृत वो थी जो जनता ने इसको स्वीकारा था। अगर हम इतिहास में जाएं इस बात को, तो आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता में 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है वो ऋग्वैदिक काल है, और उसके बाद 1000 से लेकर 600 BC तक ये आपका उत्तर वैदिक काल है। तो यहाँ से उसी चीज़ को लिंक किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मध्यकालीन प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। तो इसमें 4 भाषाओं का अगर हम देखें तो ज़्यादा कालक्रम रहा है। एक हम बात कर सकते हैं पाली भाषा का, जो 500 BC से पहली AD तक रही। फिर प्राकृत की बात करते हैं। देखिए पाली भाषा में ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया पाली भाषा का, वो बुद्ध यानी कि बुद्ध के द्वारा किया गया था, जो हम बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। फिर अगर प्राकृत की बात करें तो प्राकृत जो है वो हमारा पहली AD से लेकर 500 AD तक रहा। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो जैनों ने इसमें ज़्यादा काम किया, और जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अगर हम आगे बात करते हैं तो अपभ्रंश, ये 500 AD से लेकर 900 AD तक रही। ठीक। अपभ्रंश। और इसके बाद हम बात करते हैं तो अभट्ट, ये 900 AD से लेकर 1000 AD तक रहा। अभट्ट भाषा को जो कहा जाता है वो भाषा का संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक। अब हम इसके बारे में एक बात करते हैं। देखिए ऐसा था, जब वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया प्राचीन काल में, तो ये जो ब्राह्मण लोग थे ये इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। जिसके चलते क्या हुआ कि व्यक्तियों ने जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन लोगों की भाषा और धार्मिक ग्रंथों से दूरियां बनी हुई थी। इसके चलते वैदिक भाषा का जो मतलब परिवर्तन हुआ उसमें किस में हुआ, लौकिक संस्कृत, जिससे कि जनता ने, लोक ने, जो लोक मानी होती है जनता यानी कि जन, तो व्यक्तियों ने उसको थोड़ा प्रचार में किया, प्रचलन में किया, तो उसको लौकिक कर दिया। फिर उसके बाद में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा यानी कि जो उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रही थी, उसके बाद में उन्होंने पाली भाषा यानी कि कुछ टूटी फूटी भाषा का प्रयोग किया, जो हम ग्रामीण भाषा के रूप में कहते हैं, वो हो गई आपकी पाली। पाली का अपभ्रंश जो होकर आया वो आया प्राकृत, और प्राकृत का अपभ्रंश जो आया वो आया अपभ्रंश। इसलिए अपभ्रंश को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। और अभट्ट जो था वो ऐसा था जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का ही मेल था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार भाषा का विकास क्रम से आ जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। चलिए आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका कालक्रम था 1000 AD से अब तक। तो इसमें 3 कैटेगरी में किया गया। इसमें सबसे पहले प्राचीन हिंदी। अगर हम प्राचीन हिंदी की बात करें तो ज़्यादातर संस्कृत शब्दों का या इन भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया था। ये था 1000 से लेकर 1400 AD तक। फिर अगर मध्यकालीन भाषा की अगर हम बात करें, मध्यकालीन हिंदी की बात करें, तो इसमें 1400 से लेकर 1850। देखिए ये वो 1814 से लेकर 1850 जिसमें मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से और दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से अपना दावेदार थी। ठीक है। यहाँ एक मैं आपको बात बता के चलूँगा कि यहाँ पर इसकी एक पहचान की जाती थी। यहाँ पर ए का उच्चारण छोड़कर ए का उच्चारण लोगों ने करना शुरू कर दिया था मध्यकालीन हिंदी में। अगर हम बात करें आधुनिक तो 1850 से लेकर, यानी कि 1850 समझ रहे हो, 1800 क्रांति से पहले जो हुआ था 1850 से लेकर अब तक की जो भाषा है वो कौन सी हमारी आधुनिक आर्य भाषा। चलिए अब हम बात करते हैं, वैदिक की हमने बात कर ली है, लौकिक की हमने बात कर ली है, कैसे कैसे है। अब हम इसमें सबसे मोस्ट की बात करते हैं पाली भाषा की। इसका कालक्रम है 500 AD से BC से लेकर पहली AD तक। ठीक। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए पाली भाषा की वर्णमाला गौतम बुद्ध के जन्म से 300 वर्ष पूर्व देखी गई थी, जबकि विकास क्रम, जो विकास था वो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के साथ किया। पाली भाषा ने उन्नति अशोक के समय में, यानी कि पाली भाषा ने जो उन्नति करी वो किसके समय में की, सबसे ज़्यादा अशोक के समय में की, जिसका विस्तार जो था क्या हुआ। देखिए अब हम बात करते हैं उत्तर में। अगर हम बात देखें तो उत्तर प्रदेश और नेपाल तक किसका प्रचार प्रसार था, पाली का। अगर हम दक्षिण में देखें तो मध्य प्रदेश तक, और अगर पश्चिम में देखें तो हरियाणा राजस्थान तक, और आप अगर पूर्व में देखें तो बिहार तक। यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो पाली भाषा का जो था वो क्षेत्र था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा का मुख्य केंद्र, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाली भाषा का मुख्य केंद्र बिहार के राजगीर को माना जाता है। पाली भाषा के मुख्य केंद्र जो है वो बिहार के राजगीर को माना जाता है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ
सारनाथ में पाली भाषा में दिया था और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का विस्तार नेपाल में किया। गौतम और बौद्ध धर्म में शामिल लोकप्रिय व्यक्ति जो थे वो कौन कौन थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इतिहास की दृष्टि से भी आता है और ये हिंदी में हमने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें देखिए किन किन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले अशोक, फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बिंबिसार और तीसरे नंबर पर उदयन और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर ने भी अपने अंतिम समय में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, तो पाली के बारे में समझ गए हैं। अगर हम पाली के प्रचार की बात करें तो एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा भी अगर देखा जाए तो इतनी मोस्ट नहीं है, मगर फिर भी देख लेते हैं। चलिए, कुछ एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। तो यहाँ प्राकृत भाषा जो है पाली का अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब रियल में होता है परिवर्तन। ठीक है इसका उद्भव जब मध्ययुगीन आर्य लोगों को जब पाली भाग में उच्चारण में बाधाएं आई, यानी कि पाली भाषा के उच्चारण में जब बाधा आनी शुरू हुई, तो कहते नहीं है कि विपत्ति पर आविष्कार होता है। तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के समुच्चय शब्दों को जोड़ दिया और यह कृत्रिम भाषा के रूप में बन गई, जिसका अधिक विकास जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में किया। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है और कोई खास बात याद इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार यहाँ से यही क्वेश्चन आया था, किसने किया था? महावीर स्वामी ने। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी तक की वो कौन थी? आपकी अपभ्रंश भाषा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका जो काल है वो 900 से लेकर 500 AD से लेकर 900 AD तक। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इसके भेदों को लेकर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन का परिवर्तन। पतन का परिवर्तन यानी इससे पहली जो भाषा थी उनका पतन करके उसके बाद में जो परिवर्तित हुई उसको हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। इसका विकास जो हुआ है वो 500 AD से लेकर 900 AD तक हुआ है मिलता है। जबकि इसके साहित्य का रूप या साहित्य का इतिहास जो मिलता है, साहित्य क्रम जो मिलता है, वो आपको 13वीं शताब्दी तक ये मिलता है। प्राकृत के परिवर्तन तथ्य थे यहाँ। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ देखते हैं। देखिए, अपभ्रंश के 6 भेद। सबसे पहले हमें इन 6 भेदों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें इनके 6 भेदों के बारे में पता है। जैसे नंबर 1 शोरसैनी, नंबर 2 अर्धमागधी, नंबर 3 मागधी और नंबर 4 खस या पेशाची और नंबर 5 ब्राह्मण और फिर महाराष्ट्री। ठीक, एक बार फिर देख लेंगे इनको। ठीक है, क्या है? शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और खस, पेशाची और ब्राह्मण और महाराष्ट्री। अगर हम इनके बाद में बात करते हैं तो देखिए एक एक के बारे में बात करते हैं। शोरसैनी का जो विस्तार था वो कहाँ पर? पश्चिमी हिंदी, यानी इसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती थी? पश्चिमी हिंदी और उसके बाद में आपकी राजस्थानी और फिर उसके बाद गुजराती। ठीक, अगर हम अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी जो है वो अपभ्रंश के कौन से भेद का भाग है? तो ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? अर्धमागधी। अगर मागधी की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, असमिया, बांग्ला। खस या ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो पहाड़ी। ठीक, ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो पंजाबी और सिंधी और महाराष्ट्री में कौन थी? आपकी मराठी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के रचनाकार व रचनाएं। आगे जो हमारा विस्तार है वो क्या है? अपभ्रंश के रचनाकार व रचनाएं। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा जो अपभ्रंश का जो विकास किया वो किसने किया? ठीक है, अब अपभ्रंश को वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले स्वयंभू जो है उन्होंने राम काव्य या पौम चरियु के नाम से एक रचना की। उसके बाद में धनपाल, फिर इन्होंने किसमें? भविष्यतः और पुष्पदंत, इन्होंने महापुराण और सरापा, दोहा कोश या दोहा कोशी, इस तरीक़ा से रचना की। एक बार और इन रचनाकारों का नाम देख लेते हैं। रचनाकारों से क्वेश्चन आता है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत और सरापा। यहाँ से हम बात करते हैं इनकी रचना और रचनाकार की बात आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अभट्ट भाषा। अभट्ट भाषा जो है वो हमारी 900 से लेकर 1100 AD तक है। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब अभट्ट अपभ्रंश का विकृत रूप है, यानी विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है, यानी पतन परिवर्तन का परिवर्तन। पतन परिवर्तन का परिवर्तन कहा जाता है। इसे संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसका कालखंड 900 से 1100 AD तक मिलता है। जबकि साहित्य का प्रयोग जो हुआ इसका
वो 19वीं सदी तक हुआ। कब तक हुआ? 19वीं सदी तक हुआ। चलिए इसके रचनाकार में रचना कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो हैं अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर और रोड कवि। यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम सबसे ज़्यादा याद रखना। 4 भी नहीं रखना, 3 तो याद आपको रखनी ही है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है। अब्दुल रहमान की अगर हम बात करें तो संदेश रासक लिखा था इन्होंने। और अगर दामोदर पंडित की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्राकरण लिखा। अब विद्यापति की बात करें तो कीर्तिलता। और अगर ज्योतिश्वर ठाकुर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर। और रोड कवि की अगर हम बात करें तो राहुल बेल अभट्ट। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है। विद्यापति को वाल्मीकि कहा गया था। दामोदर पंडित ने अभट्ट भाषा का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति ने कहा कि देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, यानी कि ये जो आपकी अभट्ट भाषा है वो देश के जितनी भी भाषा है उनमें सबसे मीठी भाषा जो है वो कौन सी है? अभट्ट। ठीक। चलिए अब ये आपकी हो चुकी हैं मध्यकालीन इतिहास तक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी का, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, हिंदी का प्रचार कहते हैं। इसमें देखिए हमने बताया था कि हिंदी का विकास जो है वो 3 क्रम में हुआ। नंबर 1 प्राचीन हिंदी, नंबर 2 मध्यकालीन हिंदी और नंबर 3 आधुनिक हिंदी। ठीक। अगर हम प्राचीन हिंदी की बात करें तो प्रारंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी कहा जाता है इसको। और इसका जो कालक्रम है वो 1100 AD से लेकर 1400 AD तक 1100 AD से लेकर 1400 AD तक है। आदिकालीन हिंदी या का उद्भव अपभ्रंश भाषा से हुआ था, यानी कि इसका जो उद्भव हुआ था वो किस भाषा से हुआ था? अपभ्रंश की भाषा से हुआ था। अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो 8 स्वर थे, जबकि आदिकाल की हिंदी में इनकी संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी कौन कौन से जुड़े? एक तो ए जुड़ा और एक ओ। इस समय द्विगुण व्यंजनों का विकास हुआ और च वर्ग को स्पर्शी व्यंजन के रूप में जोड़ा गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपभ्रंश भाषा की बात करें तो च वर्ग अपभ्रंश भाषा में नहीं था। और कितने स्वर थे वहाँ पर? केवल 8। तो जैसे ही प्राचीन हिंदी आई तो उसमें कितने स्वर आए? एक तो 2 स्वर बढ़े, एक तो ए और ओ, और फिर उसके बाद में एक च वर्ग को इसमें जोड़ दिया गया। इसी के कारण इसको हिंदी का शिशुकाल भी कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? शिशुकाल कहा जाता है। और इसमें 3 बोलियाँ शामिल हैं, एक तो खड़ी बोली, अवधी और ब्रज। ठीक। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बोली और उनके रचनाकार। सबसे पहले हम बात करते हैं अवधी। अवधी में चंदायन या लोरहा, इसके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो गोरखनाथ, सरापा और जयदेव, अमीर खुसरो, रामदेव और रामानंद, ये इसके प्रसिद्ध थे। अगर ब्रज की बात करें तो सुधीर अग्रवाल और प्रदूप चरित्र थे। ठीक। आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी की। ये 1400 AD से लेकर 1850 AD तक था। मध्यकालीन हिंदी में 3500 फारसी शब्द थे, 2500 अरबी शब्द थे और 125 तुर्की थे और 50 पश्तो। ठीक है। इस शब्दों का आगमन हुआ, यानी कि इतने शब्दों के आगमन होने से इसमें इस काल में जो है आगत वर्णों का विकास हुआ और उच्चारण एक ही स्थान पर, जो को पीछे मैंने आपको बताया था कि एक ही स्थान पर जो उच्चारण हुआ था वो किसका हुआ था? ए का हुआ था। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो उस समय पर अहमद को अहमद बोला जाता था। यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या काम करते थे? अहमद के मतलब उनकी भाषा का विकास था, वो अहमद को अहमद बोलते, यानी कि एक स्थान पर किसको बोलते थे? ए को लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बोली, इसके अंतर्गत बोली हैं और इसके रचनाकार देख लेते हैं। ठीक। बोली और रचनाकार। अगर बोली की हम बात करें तो अवधी आती है। इसमें रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे, शेर निसार मंजन थे, तुलसीदास, कुतुबन, ये इसके प्रसिद्ध। अगर खड़ी बोली की बात करें तो कबीर, रहीम और आपके यहाँ पर अगर मुल्कदास की बात करें, ठीक है, रज्जब की बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा कबीर और रहीम को याद रखना है। अगर हम ब्रजभाषा की बात करें तो बिहारी, ये मोस्ट है, मीराबाई, रसखान, केशवदास, मतीराम। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ब्रजभाषा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 4 ऑप्शन देगा आपको। कबीर डाल सकता है, रहीम डाल सकता है। ये बोल सकता है कि रहीम की बोली कैसी थी? तो खड़ी बोली थी। फिर रहीम, ये रहीम वही हैं जिनकी हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहमान रहीम खान खाना, जिनकी हम बात करते हैं, यानी अब्दुल रहीम खान खाना, यानी सलीमा बानो का पुत्र जो थे, ये वही रहीम की बात चल रही है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक। ठीक। आधुनिक हिंदी का विकास मध्यकालीन हिंदी के 5 आगत वर्णों, यानी कै, ख, ग, जैव है, 2 यूरोपियन ड्रै और ओ, जो ऑस्ट्रेलिया में ओ होता है, और ड्रै ड्राइवर में जो होता है, इन 2 यूरोपीय वर्णों से शुरू हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दफ्तर को ऑफिस, दफ्तर को ऑफिस किया जाने लगा, यानी कि चालक को ड्राइवर। अब देखिए ऑफिस के लिए ओ की ज़रूरत पड़ी,
और ड्राइवर के लिए ड्रा की ज़रूरत पड़ी, चालक के लिए। तो हमने क्या करा, कुछ अंग्रेजी यानी यूरोपीय शब्दों को हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। तो इसके लिए फिर हमें हिंदी वर्डों की ज़रूरत पड़ी। तो ओ हमने लिया, यूरोपीय वर्ड था। ड्रा जो लिया वो भी यूरोपीय वर्ड से लिया। आधुनिक हिंदी भाषा के अनेक बोलियों का विकास हुआ। इसमें जैसे खड़ी बोलियों में सर्वाधिक मान्यता मिली। जिसे अगर हम बात करें खड़ी बोली में, तो भारतेंदु युग, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मित्र लेखकों ने हिंदी इतिहास में जिंदा रखा। अगर हम इसके आगे बात करते हैं हिंदी का विस्तार। भारत में हिंदी का विस्तार 9 राज्यों में और एक केंद्र शासित राज्य में है। जैसे अगर हम बात करें तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। अगर हम एक बार फिर इनको देखें तो देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। हिंदी का विस्तार भारत में हिंदी का विस्तार 9 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य में मिलता है। जैसे 9 राज्यों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान। अगर एक केंद्र शासित यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो दिल्ली ये हो गया। जिसके अनुसार अगर पूरे भारत में अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए, तो भारत में 51.69% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या प्रचलन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की उपभाषाएं तथा उनमें 8 बोली आती हैं, जिन्हें कुल 5 भाषाओं में के अंतर्गत 18 बोली आती है। देखिए, ये क्वेश्चन हाल ही में अभी जो एक परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, तो कितनी आती हैं आपकी 8। अगर हम इसके विकास की बात करें तो सबसे पहले अगर उत्तर में बात करें तो हिंदी केदारनाथ और बद्रीनाथ तक हिंदी का प्रचार प्रसार है। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो खांडवा यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश में है। और अगर हम अगर हम पूरब की तरफ अगर पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम में यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई, दक्षिण यानी अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो अम्बाला हरियाणा, और इधर अगर पूर्व की तरफ देखें तो पूर्णिया बिहार। यानी कि इतने एरिया में जो है वो 51.96% लोग हिंदी बोलते हैं। और कितनी बोलियाँ आती हैं 18, और इसमें हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक होता है। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। हमने अभी बताया था कितनी अब उपभाषाएँ आती हैं, 5 आती हैं, और बोलियाँ कितनी आती हैं 18। ठीक है, अगर सबसे पहली एक उपभाषा की हम बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं 4। जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। देखिए, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऊपर है मेवाती, नीचे है मालवी, और पूरब में है जयपुरी और पश्चिम में है मारवाड़ी। अगर हम इसमें एक स्टोरी टाइप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर का मतलब होता है ऊपर। कोई भी व्यक्ति अगर अपना मेवा रखेगा, अगर कोई भी अपनी मेवा रखेगा यानी मेवा से मेवाती, तो वो हमेशा ऊपर रखता है छिपा कर। ठीक है, दक्षिण का मतलब होता है नीचे। दक्षिण का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति अपना माल छुपा कर रखेगा, माल से बोले तो मालवी, छुपा कर रखेगा तो वो कहाँ रखेगा, नीचे रखता है ज़मीन। पहले लोग प्राचीन काल में ऐसे होते थे कि नीचे रखते थे। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से देखो मुग़ल आए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाले आए, तुर्क आए, इन्होंने क्या करा, मार मतलब भारत में जो करा, इन्होंने व्यापार करा और मार बाड़ी यानी कि मार पड़ी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और आपका यहाँ जो पूर्वी तरीका अगर हम बात करें तो पूर्वी में राजस्थान में कौन सा है, वो जयपुरी। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर अगर हम बोली बोलें तो वो कौन थी हमारी उपभाषा आती है, खड़ी बोली। खड़ी बोली आती है। अब खड़ी बोली के अंतर्गत ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें कोरवी भाषा आती है, इसे अपभ्रंश या शोरसैनी भी कहा जाता है, शोरसैनी के अंतर्गत भी आता है। चलो इसमें अगर हम बोलियों की बात करें तो खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। ठीक, अगर आगे हम बात करते हैं बिहारी, तो मगधी भाषा की है, यानी अपभ्रंश का जो एक भाग है मगधी, उसकी है। इसमें कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं, बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी आती है, मगही आती है और आपकी मैथिली आती है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे तो पहाड़ी जो है इसका चौथा रूप है। तो पहाड़ी जो है ये अपभ्रंश के खस रूप में आती है। ठीक, अगर हम बात करें गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, पश्चिमी पहाड़ी हो गई। अब अगर हम 5 की बात करें तो पूर्वी हिंदी जैसे अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत बोली जाती हैं जैसे अवधी हो गई, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब इसमें आती हैं। नोट करके हम यहाँ बात कर सकते हैं, भोजपुरी भाषा जो है उत्तर पश्चिम में बिहारी के अंतर्गत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम थोड़ा 1-2-4 भाषाओं का विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं इनका विस्तार कि कहाँ कहाँ पर। जैसे खड़ी बोली का विस्तार, खड़ी बोली जो उत्तर प्रदेश में मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून और अम्बाला,
इन कुछ प्रसिद्ध शहरों में जो है ये खड़ी बोली बोली जाती है। अगर हम ब्रज की बात पूछें तो यहाँ तक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ब्रजभाषा केंद्र जो है वो मथुरा या वृंदावन आ जाता है। यहाँ पर तो देखिए ब्रजभाषा का विस्तार जो है मथुरा में है, आगरा में है, धौलपुरी में, अलीगढ़, एटा, बदायूं, बरेली, कुछ इस जगह पर अवधी मतलब सॉरी ब्रजभाषा बोली जाती है। अगर हम अवधी भाषा की बात करें तो अवधी जो है वो लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद और गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, यहाँ पर जो बोली जाती है अवधी बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं भोजपुरी की तो भोजपुर, कुशीनगर, बनारस, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, पटना, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाज़ीपुर और आपका चंपारण, महाराजगंज, यहाँ पर जो है इन भाषाओं का मतलब इन बोलियों का विकास होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जहाँ तक हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो पढ़ना अलग बात होती है, सुनना अलग बात होती है। जब कोई दूसरा कैंडिडेट आपको समझाता है, सुना बताता है, तो आप इसे ऑडियो के रूप में प्रयोग कर सकते हो और इसे वीडियो के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इस माध्यम से आप कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विक रिवीजन करें, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।